हेलो बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चालम। तो भाई साहब, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का मॉडल पेपर। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देख सकते हो 2019 824 बीजे, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, इसके बहुविकल्पी प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स का दिया गया है कि भाई का नंबर पहले का कि 220 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका दोस्तों यहां पर दिया गया है V बराबर दोस्तों कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका, ध्यान दोगे तो आपका 200 वोल्ट, यानी विभवांतर जो दिया गया है वो 200 वोल्ट दिया गया है, पहली कंडीशन। दूसरी है कि भाई शक्ति जो दी गई है P बराबर आपका होता है यहां पर 100 वाट, क्योंकि वाट जो है दोस्तों शक्ति ही, विद्युत शक्ति का मात्रक ही वाट होता है, ये आप जानते हो। उसके बाद यहां पर आप देखोगे 100 वोल्ट पर यदि प्रयोग किया जाए तो सबसे पहले यहां पर एक दूसरी कंडीशन कि जब इसको 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाएगा, है ना, V बराबर 100 कंडीशन। तो यहां पर सबसे पहला कंडीशन तो ये है। तो इसमें सबसे पहले आप R निकालोगे, R बराबर कितना होगा। तो यहां पर एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कितना भैया, P बराबर होता है भैया V स्क्वायर अपान R। ये आपका फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। अब इसमें आप अपनी वैल्यू पुट कर दो। यहां पर दिया है 100 तो 100 लिख दो, 100 बटे में दोस्तों है 1 लगा सकते हो, बराबर में है तो बराबर V स्क्वायर, V दोस्तों 200 दिया है तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 200 गुणे 200 दो बार लिख दो, गुणे 200, ठीक है, 200 लिख दो। और बटे में दोस्तों कितना दिया गया है, अपान में R, तो R तो हमें निकालना है। अब यहां पर 100 R बराबर कितना हो जाएगा, 100 R बराबर हो जाएगा भैया, तो ये 200 का गुणा ऐसे ही रहने दो, तो ठीक है। तो आप बराबर में 200 फिर गुणे में भैया 200, ठीक है, यही होगा। R बराबर आपका निकल के आएगा 200 गुणे में भैया 200 बटे में दोस्तों, ये बटे में पहुंच जाएगा, भाग में है पक्षांतर करने पर तो 100 हो जाएगा। अब भैया 1 0 2 0 2 0 मर गए, है ना, 2 0 से। अब यहां पर बचा 2 दूनी 4, 400, तो R बराबर हो जाता है भैया 400 बटे में 1, तो 1 का कोई मान ही नहीं रहता, तो 400 हमारा R यहां पर निकल आया, प्रतिरोध निकल आया। और ये किसका मात्रक है, ओम होगा इसका, क्यों, क्योंकि भैया प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है। अब यहां पर बोला है जब दूसरी कंडीशन की जब इसको 100 वोल्ट पर प्रवाहित करेंगे तब इसकी शक्ति क्या होगी। तो भैया हमें शक्ति दूसरी कंडीशन में पूछा है और यहां पर हमने R निकाल लिया है, R बराबर हमने निकाल लिया है 400 ओम, बस वैल्यू रख दो फिर से। तो P बराबर दोस्तों होता है V स्क्वायर यानी 100 गुणे 100 अपान में R बराबर दोस्तों दिया है 400 ओम। तो बस सिंपल 2 0 से 2 0 मर जाएंगे और 4 से दोस्तों 100 मर जाएगा, तो P बराबर आपका 25 आ जाएगा, 25 चौको 100, तो 25 वाट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सही हो जाता है आपका दूसरा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आता है, देखिए, तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है, ताकि हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर कर पाए। हर चीज में आपको समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आप हर क्वेश्चन अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ा भी नहीं तो आपको समझ में आए। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, अनंत एवं दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा। भैया आप उत्तल दर्पण सबसे पहले बना लो, ठीक है। उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन होती है, ये आपका उत्तल दर्पण है, यहां पर आपका इस तरीके से होता है, ये आपका ध्रुव होता है, आप जानते हो, ये आपका वक्रता केंद्र और यहां पर आपका F, इसी तरीके से यहां पर आपका F होता है, यहां पर आपका वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण है ना। तो यहां पर आपका बोला है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये आपका उत्तल दर्पण मैंने बना दिया। अब यहां पर दोस्तों याद रख लेना, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है भैया, हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है छोटा प्रतिबिंब, और छोटा बनता है। दूसरी बात आभासी बनता है, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, याद कर लेना, ये कंडीशन होती है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है, और आभासी बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और दोस्तों यहां पर ये छोटा बनता है, बस इतना याद कर लेना, सॉरी छोटा, ठीक है। तो छोटा, और प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के इधर बनता है, कहां पर बनता है, इधर, यानी दर्पण के पीछे, ठीक है। तो कहां पर भैया, पीछे बनता है प्रतिबिंब, ये पीछे है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा यानी V जो है दोस्तों बनेगा, प्रतिबिंब भी होता है V, तो ये बनेगा दर्पण के पीछे, ठीक है। तो ये याद कर लेना। तो अब यहां पर जो बोला है, क्या बोला है, तो यहां पर विकल्प में दिया गया है दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा, बिल्कुल विकल्प नंबर 1 ही आपका सही हो जाता है, क्योंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और P और एवं F के बीच आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। P और F के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, इधर बनेगा। कोई भी किरण इस तरीके से जाएगी, आप जानते हो, तो इधर होकर गुजर जाएगी, लेकिन यहां से जाती हुई प्रतीत होती है, आप जानते हो, ये आभासी किरण होती है और यहां से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखोगे और
यहाँ से आप जब एक रेखा गुजारोगे वक्रता केंद्र पर, है ना, सीधा वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ पर कहीं पर बन रहा है और बहुत छोटा है। देखो वस्तु से छोटा है ना, ये प्रतिबिंब छोटा है, ये बड़ा है, तो आपका ये हो गया। तो इस तरीके से बनाओगे तो पूरा का पूरा आप सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। तो इसमें दो ही कंडीशन होती है। एक आपका हो सकता है कि भाई अनंत पर वस्तु रखी होगी, जितनी दूर वस्तु रखी होगी प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। और आभासी और सीधा तो बनेगा ही। भैया मेरा इन्वर्टर बोल गया है यहाँ पर, तो भाई इन्वर्टर है पूरा का पूरा, बैटरी खत्म हो गई थी, लाइट चली गई थी। तो यहाँ पर अब फिर से देखते हैं, तो ये आपका हो गया। तो आपका विकल्प नंबर पहला ही सही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर वहां रख दिया, देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना, ये सही है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि अवतल दर्पण भी आपसे पूछ सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, एक ही कंडीशन होती है दोस्तों। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है, देखो यहाँ पर अवतल दर्पण आप बना लो, तो यहाँ पर ये ध्यान देना, ये ध्रुव होता है और ये आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र, और यहाँ पर आपके होते हैं एफ। इसके और इसके बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, और इसके बीच की यानी मुख्य फोकस और इसके बीच की दूरी होती है छोटा एफ यानी फोकस दूरी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना एक बात, इसमें हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है भैया, इसमें हमेशा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। और प्रतिबिंब किधर बनता है भैया, प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है। ये भी ध्यान रखना, बाईं ओर मतलब भैया, बाईं ओर का मतलब है दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण के सामने। तो ये आप याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने याद क्या करना है, इसके इधर ही बनेगा, और दूसरी बात इसमें वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण जाती है और ये वास्तव में इसमें से गुजरती है, और उसमें केवल प्रतीत होती है उसमें से जाती हुई, लेकिन उसमें वास्तव में जाती नहीं है मुख्य फोकस पर। तो ये आप याद रखना। और इसमें एक कंडीशन होती है कि प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा भी बनता है और दर्पण के फिर पीछे भी बन जाता है। वो कंडीशन मैं बताता हूँ। वो कंडीशन होती है जब आप कोई भी वस्तु रखोगे, वो आप दर्पण के ध्रुव और फोकस के इधर कहीं पर रखोगे, समझ रहे हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं पर वस्तु को रखोगे, तब प्रतिबिंब आपका एक कंडीशन बस होती है कि आभासी बनेगा सीधा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आप ध्यान रख लेना बस, ठीक है। तो ये आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। कहीं से भी देखो भाई साइंस से क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवा रहा हूं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, निम्न परिपथ में, जो आपको परिपथ दिख रहा है, में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। भैया आपसे घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ सकते हैं, बस आपको लॉजिक क्लियर हो तो पूरे से एक सॉल्व कर लोगे। तो जो भी दिया है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख क्या दिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो भी दिया है कि भाई ए जो दिया गया है, यहाँ पर बिंदु ए दिया है और इस तरीके से यहाँ पर दो प्रतिरोध इस तरीके से लगे हैं, यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा है ना, और यहाँ पर इस तरीके से ये बिंदु और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा और ये बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये आपका R है और ये R है, ये आपके दिए गए हैं 1 ओम, ठीक है, और ये भी आपका 1 ओम, और ये आपका 0.5 ओम दिया गया है। अब यहाँ से बिंदु A से और ये B के बीच का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा दिया गया है ये किस क्रम में है। तो ये आपका भैया कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है ना, समांतर क्रम। चलिए समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो भैया इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस में 1/r2, क्योंकि दो ही हैं। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला में रख दो, तो 1/r बराबर हमारा हो जाएगा 1/r1 यानी 1 प्लस 1/1, क्योंकि 1 है तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे तो 1 ही आएगा, और 1 प्लस 1 तो 1/r बराबर दोस्तों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 1/2, यही होगा। R बराबर हमने निकाल लिया। अब यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु, मान लो ये C बिंदु है, तो हमने A और C के बीच में प्रतिरोध निकाल लिया। कहाँ, इसका प्रतिरोध कितना है भैया, यहाँ तक का 1/2 ओम दिया है, ठीक है, सॉरी पाई में लगा देता हूँ, ओम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 ओम है। अब ये इसको जोड़ दो, क्योंकि आप जानते हो ये अब यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, श्रेणी क्रम, ठीक है। तो इस श्रेणी क्रम का होता है भैया प्रतिरोध R बराबर, आप जोड़ते चले जाओ, R1 प्लस R2 इस तरीके से, है ना, Rn तक कुछ भी। तो यहाँ पर R बराबर हमें ज्ञात करना है। R1 जो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2, तो 1/2 हो गया, और प्लस में दोस्तों 0.5, तो 0.5 बटे में 1 लगा सकते हो, और यहाँ पर आप 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एक अन्नम 1 2 और 1 एक कम 1, प्लस में 1 का दोस्तों 2 में जाओगे तो 1 2 कम 2, और 2 का गुणा 5 में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 1 + 1 यानी आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर R बराबर हो जाएगा यानी 2/2, काट जाओगे तो R बराबर आपका हो जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, R बराबर आपका 1 ओम
हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 ओम सही हो जाता है। कहाँ पर है भैया 1 ओम? तो विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे? भैया ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये भी दिया है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, विकास भैया के अंदाज में है ना। तो यहाँ पर लॉलीपॉप क्वेश्चन, चलिए हम देखते हैं कैसे लॉलीपॉप क्वेश्चन हम इसको बना देते हैं। हम इसको बिल्कुल लॉलीपॉप अभी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो सबसे पहले जो दिया है वो देखो, सबसे पहले दूरदृष्टि दोष क्या होता है भैया? दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि, ठीक है, और यहाँ पर है दोष। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ये भी याद रख लेना दूरदृष्टि दोष को। और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और इसको हाइपरमेट्रोपिया, ये भी ध्यान देना, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेना दूरदृष्टि दोष क्या होता है भैया? दूर की वस्तु इसमें साफ दिखाई देगी। क्या होगी? मैं यहाँ पर कंडीशन लिखे दे रहा हूँ कि भाई दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई, ठीक है, दिखाई देती है। और यहां पर दोस्तों निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्या हुआ? दिखाई नहीं देती, ठीक है, ये कर लेना। अब यहाँ पर दोस्तों इसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट कर देना। अगर आपसे पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष में बिल्कुल सिंपल, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, फिर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। बस बिल्कुल सिंपल है यार, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बस इतना याद कर लेना। निकट है तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष बोला है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। क्या प्रॉब्लम है आपको? अब यहाँ पर ये क्यों होता है इसका भी कारण पूछ सकता है, बड़ा अंक में दे दे। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, आपका एक आंख होता है, इसमें आपका उत्तल लेंस लगा होता है। ये आंख होती है गोल सी पूरी, इस तरीके से मैंने बना दिया है। यहाँ पर आपका रेटिना होता है। क्या होता है भैया? रेटिना। और जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों रेटिना पर ही बनते हैं, आंखों में प्रतिबिंब, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या है, जब प्रकाश की किरण जाती है भैया, तो यहाँ पर होती क्या है कि जो प्रकाश की किरण होती है ना, रेटिना पर जानी चाहिए मुड़ के, लेकिन ये पहले ही चली जाती है, यहीं पर गिर जाती है, मतलब रेटिना के पहले ही, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? या तो हमारा जो ये नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक पूरा है, या तो ये बड़ा हो जाए, इसका आकार या तो बढ़ जाए, ये भी हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या पूछा है कि इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप फिर से उचित फोकस दूरी का दोस्तों हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का। अब भैया उत्तल लेंस का क्यों करते हैं? थोड़ा सा मैं बनाकर आपको बता दूं क्या? तो यहां पर देखो, सबसे पहले बड़ा सा आंख बनाते हैं, इस तरीके से आंख एक बनाते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। ये आंख है आपकी, ये आपको मान लो रेटिना। देखो अब मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं, ठीक है, मैं बस बताने के लिए। ये है जब आपका प्रकाश किरण जाती है इस तरीके से, तो ये देखो यहां पर जानी चाहिए इस तरीके से, लेकिन ये पहले ही मुड़कर इस तरीके से चली जाती है, पहले ही गिर जाती है, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है। जाती वैसे ही है लेकिन ये बड़ा हो जाता है। तो मान लो यहाँ पर आपका कट रहा है, कटान बिंदु हो गया इस तरीके से, कटान बिंदु यहाँ, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जा रहा है, रेटिना पर तो जा नहीं रहा है। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पर फिर से हम एक मान लो अगर उत्तल लेंस लगा देते हैं, तो इसमें आप जानते हो कि क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसे जाती है सीधा, है ना, प्रकाश की किरण सीधा जाती है और क्या करती है, हल्का यहाँ पर इस तरीके से मुड़ती है, इस तरीके से। और जैसे ही आप जानते हो लेंस वगैरह में अगर लेंस में ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी तो ये और ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, तो ये ऐसे नीचे जाएगी तो ये और ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी तो दोस्तों ये सीधा यहाँ पर आ जाएगी, यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो ये आप याद रख लेना कि भाई उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक और कंडीशन आ सकती है कि भाई चलो आगे भी आएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो निकट दृष्टि दोष में बिल्कुल सिंपल है, अवतल लेंस का प्रयोग कर देंगे। तो ये भी याद रख लेना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, और साथ में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद कर लेना। चलिए यहाँ पर दोस्तों दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? भैया आकाश जो है, आकाश वो नीला क्यों दिखाई देता है? बिल्कुल सिंपल है भैया, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। मैं समझा देता हूं, आप इसको चाहे लिख लो, लिखो ना, आराम से याद हो जाएगा। मैं बताता हूं, आप देखोगे भैया ना, आकाश जो होता है उसमें आप देखोगे जो आपका प्रकाश होता है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जो होता है इसमें आपका श्वेत प्रकाश बोल दो, ठीक है, श्वेत प्रकाश जो होता है इसमें टोटल कितने कलर होते हैं? 7 कलर मौजूद होते हैं। कितने? 7 कलर या 7 रंग, ठीक है, जो भी बोलना है बोल लो। तो इतने मौजूद होते हैं। अब 7 कलर कौन कौन से होते हैं? तो आप याद करने की ट्रिक याद कर लेना, VIBGY
VIBGYOR यानी क्या है, विबग्योर, 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 VIB से विबग्योर, बस इतना याद रख लेना। अब यहां पर होता क्या है, ये आपका होता है भैया बैगनी कलर। कौन सा होता है, बैगनी। बैगनी कलर में आप जानते ही हो भैया नीला कलर सबसे ज्यादा होता है, आप जानते हो। और ये आपका होता है लाल कलर यानी रेड, ठीक है, लाल रेड। अब यहाँ पर होता क्या, ये आपका इंडिगो होता है, ये आपका ब्लू होता है, ब्लू यानी आपका नीला, और यहाँ पर आपका बैगनी, ये ब्लू, ये ब्लू यहाँ पर ये देख सकते हो, तो ये आपका हो जाता है नीला, इसमें भी नीला होता है, ये नीला, ठीक है। उसके बाद ग्रीन यानी हरा, उसके बाद येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी आपका नारंगी वाला, और आर मतलब रेड। अब यहाँ पर इसकी तरंग दैर्घ्य अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, कुछ ना पढ़ो। तरंग दैर्घ्य इसकी क्या होती है, सबसे कम होती है। इधर तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है, और इधर जाओगे तो तरंग दैर्घ्य आपकी बढ़ती जाएगी, इधर ज्यादा होती है, ठीक है। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन, आपने प्रकीर्णन तो पढ़ा होगा ना, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पर बस बिल्कुल सिंपल आ गया कि भाई जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश हमारे जमीन तक आता है, तो आप देखोगे बहुत सारे समताप मंडल, बहिर्मंडल, तो कई सारी परतें होती हैं, है ना। तो उनमें से कुछ प्रकाश का परावर्तन होता है, कुछ प्रकाश का परावर्तन आप देखोगे जो वाष्प मौजूद होते हैं, भाई पानी जो उड़ जाता है वाष्प के रूप में, उसमें से प्रकाश क्या होता है भाई, वर्ण विक्षेपण होने लगता है, उसका प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है दोस्तों नीले रंग का दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल, कि भाई हवा में जो है धूल कण छोटे छोटे जो अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, छोटी छोटी पानी की कणें बूंदें मौजूद होती हैं, कुछ और भी बहुत सारी, है ना, ताप भी मैटर करता है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है किसका भाई, नीले रंग का, इसलिए प्रकाश हमें प्रकाश का जो मतलब जो श्वेत प्रकाश है उसके नीले रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए दोस्तों हमें क्या है कि भाई आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश का विचलन सबसे कम किसमें होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश में जो है दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो याद रख लेना लाल का प्रकीर्णन क्या होगा, लाल रंग का कम होगा, कम प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन होता है, तो ये आप याद कर लेना। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं ऐसी वीडियोस, क्योंकि भाई उनको केवल रटने वाली चाहिए, नहीं मैं आपको समझा रहा हूं आज, ये क्वेश्चन 100% आएंगे। उसके बाद दोस्तों बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और बैगनी में ही नीला, और यहाँ पर ब्लू भी देखो नीला, तो नीले रंग का ज्यादा होता है, जिसके कारण आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर दिया है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जो दिया है सबसे पहले लिख लो भैया, क्या दिया है, वोल्ट। सबसे पहले हमें V बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.5 वोल्ट, ठीक है, ये दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, यानी R बराबर दिया गया भैया 0.5 ओम, ठीक है। उसके बाद भैया इस सेल द्वारा अधिकतम धारा का मान क्या होगा, I जो है दोस्तों हमें ज्ञात करना है। भैया आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, I बराबर होता है V अपान में R, इनमें से कुछ भी दे आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है। एक आपको याद रखना P बराबर होता है V स्क्वायर अपान R, ठीक है, शक्ति ज्ञात करने के लिए, शक्ति भी यहां पर ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि R का मान यहां पर दोस्तों दिया है, V का मान दिया है, तो विद्युत शक्ति कितनी होगी ये भी आप ज्ञात कर सकते हो, वाट में होती है, देखो जो भी वैल्यू दी है। अब यहां पर I का ज्ञात करना, तो इसमें वैल्यू रख दो, तो भाई कितना हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा आपका V कितना दिया है भाई 1.5 बटे में दोस्तों R दिया गया 0.5, अगर बराबर में इसको करोगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से दशमलव मर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 और 5, अब यहाँ पर 5 से 15, 3 एम्पियर। एम्पियर को और क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, एम्पियर को और क्या बोल सकते हैं, ये तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हुआ ना, क्या हुआ, एसआई मात्रक। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, ये भी पूछ सकता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगर और यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध यानी आर, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है यानी ओम, याद रख लेना, ठीक है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, ये भी याद रख लेना। तो एम्पियर को और क्या बोल सकते हैं भैया, इसके सभी के मात्रक लिख दो, क्या लिख सकते हो, एम्पियर बराबर क्या हो सकता है, एम्पियर बराबर आपका हो सकता है V का मात्रक यानी वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, और बटे में R यानी प्रतिरोध, तो वोल्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, तो यहां पर आप एम्पियर बराबर लिख सकते हो वोल्ट यानी V बाई ओम, ठीक है, ओम।
तो वोल्ट प्रति ओम होता है एम्पियर का मात्रक, ये भी आप लिख सकते हो। इसी को एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर का नहीं, विद्युत धारा का, सॉरी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो बोलने में थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक होने लगती है, क्योंकि भाई दिमाग हो जाता है, बोलने लगते हैं ना, सुर बंद जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आता है, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करेंगे? कारण सहित बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक हो गया आभासी। भैया जो आपका वाहन होता है, आप देखोगे उसमें एक, आप गाड़ी चलाए हो, दोनों साइड बहुत सारे लोग देखोगे मिरर लगवाए होते हैं, जो कि लगवाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग शर्म करते हैं, जो कि गलत बात है। मिरर जो होता है दोस्तों, वो पीछे के वाहनों को देखने में सहायक होता है। दूसरी बात, कौन सा प्रयोग करते हैं तो याद कर लेना भैया, कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तल दर्पण, किसका भैया? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों में दोनों दर्पण यूज होते हैं। हेडलाइट में जो है आपका अवतल दर्पण प्रयोग होता है, क्योंकि भाई फोकस चाहिए, फोकस चाहिए, सभी किरणें अवतल। यहाँ पर देखो जैसे हेडलाइट है तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से आपको ये ध्रुव हो जाता है, ये आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पर मुख्य फोकस। तो जो भी प्रकाश की किरणें होती है मुख्य फोकस से गुजरती हैं, इधर से भी आएंगी, जितनी भी किरणें आएंगी मुख्य फोकस से गुजरेंगी। यहाँ पर फोकस बन रहा है, पूरा फोकस आप देखोगे लाइट बिखरी हुई होती है, उसको फोकस कर दिया जाता है एक लेंस के द्वारा। जो भी टॉर्च वगैरह होती है उसमें अवतल दर्पण, लेंस कहाँ, अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण के द्वारा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो भी टॉर्च होती है ना, जो भी बिखरा हुआ प्रकाश है उसको एक जगह पर केंद्रित करने के लिए, तो ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहनों को पश्च दृश्य के रूप में करते हैं, वाहनों के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यही पूछा है। उसके बाद अपनी कार या पीछे वाहनों को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण, तो यहाँ पर हमने बता दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया कारण सहित बताइए। सबसे पहले इसका कारण क्या है कि हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, कारण भी पूछा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। सबसे पहला कारण देखो दोस्तों क्या है, आप जानते हो ये क्या है? प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है? आप जानते हो उत्तल दर्पण जो है दोस्तों, उत्तल दर्पण, ये प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है? आभासी एवं सीधा बनाता है। आभासी भले ही बनाता है, लेकिन ये दोस्तों क्या है? सीधा बनाता है। क्या बनाता है? सीधा बनाता है। तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, आभासी सीधा, ठीक है। इसका एक कारण है। और प्रतिबिंब हमेशा ये छोटा बनाता है। अब भैया प्रतिबिंब अगर छोटा बनाएगा, आप जानते हो, तो उसमें होगा क्या भाई? हम अधिक क्षेत्र को कैप्चर कर सकते हैं मिरर में, है ना, अधिक क्षेत्र मिरर में आ सकता है, तो इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दोनों कारण मैंने आपको बता दिए। तो आप लिख सकते हो कि भाई जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा आभासी एवं सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और जिसके कारण भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्या होता है? तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी हो गई भैया, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि मतलब देखने का जो क्षेत्र होता है, इसका अधिक होता है। क्यों अधिक होता है भैया? अभी मैं बताता हूं। अधिक होता है, हर चीज का एक कारण होता है। क्यों होता है? क्यों लगाओ बस, क्यों होता है भैया? अगर आप हाथ ऐसे करोगे तो कम होगा, फैलाओगे तो ज्यादा दृष्टि क्षेत्र होगा। बिल्कुल ऐसे ही है उत्तल दर्पण जो होता है। देखो अवतल दर्पण ऐसे होता है, मतलब कर्व के रूप में, तो इसका दृष्टि क्षेत्र कम होगा, इसकी दूरी कम होगी, ऐसे नापोगे तो। लेकिन मेरे भाई, अगर आप ऐसे कुछ चीज करोगे भैया, दृष्टि क्षेत्र बढ़ गया ना, इसकी पूरी। देखो यहाँ पर भी प्रकाश टकरा सकता है, बढ़ गया ना ऐसे करने पर, तो दृष्टि क्षेत्र इसलिए अधिक होता है। ये आपका होता है, ये ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र, यहाँ पर मुख्य फोकस होती है, इधर से प्रकाश जाता है और यहाँ पर मुख्य फोकस से होता है वो प्रतीत होता है और इधर निकल जाता है, और आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है। ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो, एक 5.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। भैया लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है भैया? लेंस, उत्तल लेंस बोला है, और एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। जो दिया है सबसे पहले लिख लो। क्या क्या दिया है भैया? दिया है, तो यहाँ पर हमारा एच प्रतिबिंब जो दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या दिया गया है? 5.0 सेंटीमीटर। तो भैया 5.0 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद और क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, यानी आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ जो दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। भैया क्या है? लंबी वस्तु, तो वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी यू जो है दोस्तों वो रखी गई है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। U का मान हमेशा निगेटिव होता है। अब F का मान निगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये अभी मैं बताता हूँ।
प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार ज्ञात करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर भैया बना लो एक आपका क्या है उत्तल लेंस, बोला है उत्तल लेंस है ना, मैं कहीं गलत, हाँ उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस अगर आप बना लोगे मेरे भाई, ये बन गया मेरा उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपका होता है इस तरीके से, ये वक्रता केंद्र ही होता है जिसको हम 2f बोल देते हैं। ये आपका मुख्य फोकस होता है जिसको f बोल देते हैं। ये इधर भी इसमें लिया जाता है, ये भी f होता है, और इधर इधर तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, शायद ना दिखे, हाँ इधर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना, u हमेशा बाएं साइड रखी जाती है, नहीं u हो गया माइनस का चिन्ह होगा, क्यों? क्योंकि आपने x अक्ष और y अक्ष पढ़ा होगा, x अक्ष और y अक्ष, इधर आपका मान पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर आपका निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। ये आपने पढ़ा होगा x अक्ष और y अक्ष में, ठीक है, ये आपने बहुत पहले पढ़ा। तो ये u आपका इधर है, निगेटिव साइड है, ये आपका निगेटिव मान ही होगा क्योंकि निगेटिव साइड ये है, बाएं साइड है। और यहाँ पर ध्यान देना क्या है भाई, u का मान हमने निगेटिव रख दिया। फोकस का मान क्या होगा, तो यहाँ पर मान लो कोई वस्तु है इधर जाता है तो फोकस कहाँ बनता है, इधर, इसका फोकस कहाँ होता है, इधर होता है। तो भाई f का मान जो है दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, आपका मान यहाँ पर फटाफट से निकल आएगा, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर हम रख देते हैं तो v का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। अभी देखना v में भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर रख दो वैल्यू। आपका लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? हाँ, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर लेंस सूत्र होता है भैया, क्या होता है, 1/f बराबर में होता है 1/v माइनस 1/u, यही होता है। अब यहाँ पर भाई जो जो दिया है रख दो। f दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 1/ प्लस का ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 दिया है, बराबर में 1/v जो है दोस्तों, ये हमें निकालना है। देखो v हमें निकालना है क्योंकि प्रतिबिंब का हमें निकालना है, बराबर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर h दिया है तो h डैश भी हमें निकालना पड़ेगा, बराबर में क्वेश्चन मार्क, है ना, ये दोनों निकालना है। तो यहाँ पर 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/u, u कितना भैया -20, तो यहाँ पर -20, माइनस से माइनस प्लस आप बना सकते हो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो 1/10, ठीक है, आपका हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस का बन जाएगा, तो प्लस 1/ माइनस का है तो -20, कोष्टक में बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप बराबर में 1/v है तो 1/v लिख सकते हो, पक्षांतर कर लिया। अब इसका 10 और 20 का जो है एलसीएम लोगे तो 20 ही आएगा, ले लो। 10 और 20 काटते चले जाओ बस भाई, 10 से ये कटेगा 2 आएगा, 10 से 5 कट जाएगा, 10 और 5 का ये 2 से कट जाएगा, 5 आएगा, 5 उतरेगा, 5 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। इसी तरीके से लिया जाता है। तो यहाँ पर 20 आ गया, 10 दूनियम 20, 2 1 कम 2, प्लस में है तो प्लस, 20 का 20 में करोगे यहाँ पर भाग तो एक ही बार जाएगा गुना, तो यहाँ पर 20 से कम 20, 1 1 अन्नम 1 यानी -1 हो गया। 2 - 1 कितना होगा जल्दी से बताओ, 1/20, तो यहाँ पर बराबर 1/v। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आता है भैया, 2 + -1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/20 बराबर में हो जाएगा 1/v। तो v बराबर में आपका कितना हो जाएगा 20, यही होगा। तो v बराबर आपका 20 आ गया, और 20 का मान दोस्तों कितना आया, पॉजिटिव आया। v का मान पॉजिटिव आया, क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि भाई उत्तल लेंस जो होता है इसमें पॉजिटिव ही आना है। क्योंकि आप देखोगे, बना लो, ठीक है, आप इधर देखोगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर ही बनता है, दाएं साइड बनता है। दाएं साइड आपका मान क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है, सिंपल। समझ में आ गया ना आपको? हाँ आ गया। चलिए, और इधर जो होगा प्रतिबिंब, अगर इधर बनेगा तो निगेटिव होगा, फटाक से आपका। तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति बता दीजिए। तो प्रतिबिंब जो है दोस्तों कितना, 20 सेंटीमीटर, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी बन पड़ेगा। तो स्थिति आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई स्थिति क्या हो गई प्रतिबिंब की। तो यहाँ पर पूछा था, तो यहाँ पर लेंस से आप लिख सकते हो उत्तल लेंस से, ठीक है। 20 दिया है ना, तो 20, ठीक है, सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब यहाँ पर प्रकृति क्या होगी इसकी बताओ जल्दी, प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति दोस्तों जो हो जाएगी वो हो जाएगी भाई, इसमें हमेशा वास्तविक ही बनता है, तो वास्तविक बनता है। वास्तविक बनेगा तो भैया उल्टा बनेगा, बिल्कुल सिंपल, आपने ज्ञात कर लिया, इतना हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद दोस्तों एक और कंडीशन दी है, h डैश हमें ज्ञात करना है। तो हमारा आवर्धन बराबर जो होता है m बराबर h डैश बाई h बराबर में v/u, जो वैल्यू दी गई है लिख लो। बराबर में दोस्तों h डैश हमें ज्ञात करना है, तो h डैश, और यहाँ पर h जो है दोस्तों दी गई है कितना, 5, बराबर में है तो बराबर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों v हमने निकाला है 20/u कितना दिया गया था, 20 - 20, मर गया, 1 बचा, माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर h डैश बराबर हो जाएगा -5।
क्यों माइनस इसका आया, एच डैश क्यों माइनस आया, क्योंकि ये नीचे बन रहा है, ये आपका माइनस आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब बस सिंपल है। यहाँ पर एच डैश जो है 5 सेंटीमीटर आपका लंबा रहेगा, तो आपका ये भी एच भी 5 दिया था, ये भी 5 है, यानी आपका एच डैश यानी जो आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर में दोस्तों 5 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। हो गया, बिल्कुल सिंपल, आपका क्वेश्चन सही हो गया है। थोड़ा बहुत अगर कहीं जोड़ने घटाने मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी, है ना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया पूरा। अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूमेरिकल करने से रोक पाएगा लेंस से रिलेटेड। अभी मैं आपको दर्पण से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल बताऊँगा, आज रात भर पढ़ाऊँगा, आप मेरे साथ बने रहना बस, ठीक है। अब उसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है, अथवा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। भैया लेंस की क्षमता का मात्रक याद कर लेना, भैया डायोप्टर होता है, पूछ सकता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, क्या करोगे, तो याद होना चाहिए ना कि भाई डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है प्रकाश की किरणों को जितना वो मोड़ सके, बिल्कुल सिंपल है। तो लेंस की क्षमता क्या होगा, जब लेंस पर देखो ये लेंस है, बना लो लेंस, कोई भी लेंस बना लो, ये लेंस है, हर बार वो नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये लेंस है, ये मान लो आपका यहाँ पर है एफ और ये है आपका एफ, ठीक है, और यहाँ पर है आपका सी, ये सी, मैं सी लिखे दे रहा हूँ 2F को। अब यहाँ पर आपका ये हो गया, प्रकाश की किरण गई और ये मुड़कर देखो इतना गई, यहाँ से मुड़कर जाती है, कहीं से भी जाएगी मुड़ेगी, है ना, मुड़कर मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देना कितना मुड़ रही है, इसी को मोड़ने की जो क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता का मतलब भाई पी बराबर होता है 1/f। अब भैया ये क्यों होता है मीटर में, अगर मीटर में होनी चाहिए एफ, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो पी बराबर हो जाएगा आपका 1/100/f, ठीक है। ये आपका एफ जो है दोस्तों सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अब क्यों, जितना देखो फोकस दूरी जितना ज़्यादा दूर होगी तो ये किरण उतना ही कम मुड़ेगी ना। अगर ये यहाँ होगी फोकस दूरी और दूर होगी, ये और दूर होगी तो किरण और कम मुड़ेगी, जितना दूर होगी उतना ही कम मुड़ेगी, क्योंकि भाई ये बढ़ेगा इधर। मान लो यहाँ पर इधर, मान लो अगर इस तरीके से मुड़ रही है कोई भी, मैं यहाँ पर बता दूँ, इस तरीके से मुड़ रही है किरण, यहाँ पर एफ है, अगर यहाँ से गुजर रही है, लेकिन अगर एफ इधर कर दिया जाए तो ये कम मुड़ेगी, यानी यहाँ से गुजरेगी, तो भाई कम उड़ेगी तो फोकस दूरी जितनी अधिक होगी भाई उतनी ही उसकी क्षमता कम होगी। तो लेंस की क्षमता जो है दोस्तों फोकस दूरी पर टोटली डिपेंड करती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आप कह सकते हो। और दूसरी बात बस प्रकाश की किरण को मोड़ना, बस बिल्कुल सिंपल है। आई होप आप इसकी परिभाषा बना लोगे कि भाई जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है, आपतित मतलब आती है, और उसका कुछ विचलन होता है, तो उसका कितना विचलन होता है तो वो लेंस कितना मोड़ सकता है, तो उस प्रकाश की किरण को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता ही उस लेंस की क्या है, क्षमता होती है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा बन गई, इसी से बन गई, आपको रटने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेरे भाई। अब ये देखो 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इनको आप लोग एक बार पढ़ लेना। अब यहाँ पर बताऊंगा बहुत टाइम हो जाएगा, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी बन गई है और ये क्वेश्चन पेपर। अब उसके बाद चलिए आते हैं, ये दोनों पढ़ लेना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए, इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनामो का सचित्र विधि समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने घर में पंखा, 3 बल्ब एवं वाटर पंप का मीटर, ये तो बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है। फ्यूज की जगह MCB लगाने से क्या लाभ होगा, MCB से क्या लाभ होगा भैया, ठीक है। मैनुअल सर्किट ब्रेकर, अगर हमें सर्किट को ब्रेक करना है तो हम एक स्विच के माध्यम से उसको ब्रेक कर सकते हैं, फ्यूज को निकालना कठिन होता है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। और कोई भी शॉर्ट सर्किट होती है तो MCB अपने से जो है सर्किट को काट देती है, सर्किट कट कर देती है, ये भी होता है ना। अधिक मात्रा में कभी वोल्ट आ गया तो भी सर्किट कट जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। विभवांतर आ गया, जानते हैं ये विभवांतर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं नीचे, क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है, तो क्षार के साथ याद रख लेना हल्दी का रंग जो होगा भैया भूरा लाल होगा, मैं हर बार बताया हूं। तो हल्दी दोस्तों यहाँ पर वो अम्ल के साथ तो हमेशा पीली ही रहेगी, क्या रहेगी, अम्ल के साथ पीली ही रहेगी। लेकिन जैसे ही इसमें हम क्षार डालेंगे ये क्या हो जाएगी, लाल कलर की हो जाएगी, गहरे लाल, आप भूरा लाल बोल सकते हो, ठीक है, भूरा लाल। इसी तरीके से लिटमस एक सूचक होता है, क्या होता है लिटमस, ये सूचक होते हैं ना अम्ल क्षारक के सूचक, ये क्या होगा अम्ल के साथ दोस्तों लाल हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्ल के साथ लाल हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों फिर से क्षारक के साथ क्या हो जाता है, ये फिर से नीला हो जाता है,
याद रख लेना। तो अगर पूछे कि भाई नीले लिटमस को कौन सा क्या लाल कर देता है, तो अम्ल करता है, और अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्या करता है, तो वो कर देता है भैया क्षारक। क्योंकि क्षारक और अम्ल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दुश्मन एक दूसरे के प्रभाव को हमेशा खत्म करते हैं। अम्ल क्या होता है, जिसमें अगर जल में घोलने पर ज्यादा मात्रा में H+ आयन मिलेगा तो वो अधिक अम्लीय विलयन होगा, अगर अधिक मात्रा में OH- आयन मिलेगा वो अधिक क्षारकीय विलयन होगा। और आपने pH स्केल पढ़ा होगा, 1 से लेकर 14 तक लाइनिंग बनी होती है, 7 जो होता है ये उदासीन होता है बीच में, और 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6 ये सब अगर जो होंगे तो ये आपके अम्लीय हो जाएंगे, और इधर 7 से 14 तक के बीच की जो भी वैल्यू होगी वो क्षारकीय मानी जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, ये सारी चीज़ें तो आपको आती होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं जल्दी से मुझको बताना। मैं आधे घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूँ और वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ठीक है, आप ये क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि मैंने देखा इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान, भैया अम्लीय वर्षा जो होती है जब उसका pH मान 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा, याद रख लेना। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा कौन सी हो जाएगी, विकल्प नंबर 1 यानी 5.2, क्योंकि भैया 5.2 दिया गया है यानी 5.6 से कम है, उससे ज़्यादा देगा नहीं, ठीक है। 5.1 दे सकता है, कुछ भी और दे सकता है विकल्प ने, लेकिन याद रख लेना 5.6 से कम, इतना याद कर लेना अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा से क्या नुकसान होता है, जो भी भाई समुद्र में मछलियाँ होती हैं, जो भी नदियों में तालाबों में मछलियाँ वगैरह होती हैं, जीव जंतु होते हैं, वो सारे मर जाते हैं, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है ना। तो ये अम्लीय वर्षा, क्योंकि अम्ल बहुत ही खतरनाक होता है, आप जानते हो H2SO4 तेजाब भैया एक बूंद अगर पड़ गई तो छेद कर देगा पूरी आपके शरीर पर, पूरे अगर आपको डाल दिया जाए तो आप पूरा समझ रहे हो क्या हो सकता है। उसके बाद एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम, भैया एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है एथेनल। सबसे पहले तो जो विकल्प काटना है काट दो, तो यहाँ पर दिया है एथेनल, तो एथेनॉल, एथेनॉल तो होगा नहीं भाई, ये OH समूह का है ना, OH का है, ऑल वाला है, एल्कोहल का है आप कह सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये प्रोपेनॉल, नॉल वाला होगा नहीं, दोनों कट गए, मेथेनल और एथेनल बचे, तो एसिटेल्डिहाइड बोला है तो ये आपका हो जाएगा एथेनल, याद कर लेना एथेनल। और मेथेनल किसका होगा, मेथेनल होगा HCOOH, सॉरी HCHO, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मेथेनल। इसका फार्मूला क्या होगा एथेनल का, तो जल्दी से बताना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा CH3COOH। भैया कैसे बना लेते हो, भैया कार्बन चैन के बारे में पढ़े हो कि नहीं, मेथेथ प्रो ब्यूट पेंटेक्सेप्ट ऑक्टनोन, मेथ एथ, ठीक है, प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, ठीक है, आक्ट, बस आक्ट तक याद कर लो। मैं याद कर लो, प्रो ब्यू पे, मैथ मैं मेथ एथ, मैं प्रो ब्यू पे है, मैं प्रो व्यू पे है, ठीक है, ऐसे याद कर लो, हेप्ट आक्ट याद कर लो, जो भी ट्रिक बनाकर ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी एक कार्बन होता है, ये आपका C2 होता है, ये C3 होता है, ये C4 होता है। जहाँ पर 4 कार्बन होंगे ये पेंट बोलोगे तो 5 कार्बन, हेक्स बोलोगे तो C6 होंगे, ये इस तरीके C7, ये C8। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो मेथेथ, एथेनल, ठीक है, ये एथेनोइक अम्ल का हो गया COOH, ठीक है, ठीक है। तो मेथ एथेनोइक अम्ल हो गया। अगर मेथेनल बनाना है, मेथ एथेनल बनाना है तो CH3CHO होगा, क्योंकि आप याद रख लेना इनकी वैलेंसी भी होती है ना, CHO की वैलेंसी 1 होती है, इसी तरीके COOH की जो ओइक अम्ल की 1 होती है, OH की भी 1 होती है, ये इंपॉर्टेंट तीनों है, ठीक है, तो सारे की 1 होती है। अब यहाँ पर एक आप अगर मान लो मेथेन में CH4 में अगर जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगा, एक वैलेंसी से भी निकालनी पड़ेगी, तो इसको CH3 करके एक वैलेंसीदार बना दो, तो एक वैलेंसी से समूह करेगा CH3CHO, CH3COOH, CH3OH, तो ये आपका हो जाएगा एथेनॉल, मेथेनॉल, है ना, CH3OH मेथेनॉल हो जाएगा। इस तरीके CH3OH, यहाँ पर CH3CH2OH हो जाएगा, तो इस तरीके से एथेनॉल हो जाएगा। इस तरीके से बना लोगे, आराम से बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत बकवास नहीं करते हैं, ये पूरा आप समझ चुके होंगे, आप नामकरण भी करते होंगे तो कर लिए होंगे, मैंने आपको बता भी दिया कुछ ट्रिक, ठीक है, याद आ चुका होगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया आप इतने अच्छा क्यों पढ़ाते हो, क्योंकि मैं एक कमजोर स्टूडेंट था, मैं जानता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। चलिए आगे, साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिसेल उदाहरण के माध्यम से समझाइए। साबुन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं, और जल्दी आघातवर्धना तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए, तथा ये इस किस प्रकार के तत्वों का गुण है। भैया ये जो भी
अधिक लचीले तत्व होते हैं उनका गुण है। और ये घातवर्धनक क्या होती है? घातवर्धक मतलब है कि किसी भी चीज़ को पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को अघातवर्धता कहते हैं। और किसी भी धातु को जब उसको तन्यता किया जाता है, ताना जाता है, खींचा जाता है, खींच कर तार के रूप में, जो तार बनती है, तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को उस धातु का तन्यता कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क के धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए। संक्षारण क्या होता है? जब लोहे जैसी धातुएं वायु, नमी और आर्द्रता, है ना, नमी आर्द्रता ही होती है, के संपर्क में आती हैं, तो ये अम्ल के संपर्क में आती हैं, तो इनके बाहरी को क्या है, परत संक्षारित होने लगती है, खराब होने लगती है, भूरे रंग की पड़ने लगती है, जिसको संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा के उपाय क्या है भाई? उसमें हम पेंट लगा सकते हैं, तेल ग्रीस लगाकर उसको हम या तो मिश्र धातु बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। उसके बाद ग नंबर आता है बायोलॉजी। केवल जल में घुलनशील होता है भैया, विटामिन सी याद रख लेना। उसके बाद है एटीपी तथा NADP.2H का निर्माण होता है, ये आपका ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। ऊर्जा होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, तो याद कर लेना माइटोकॉन्ड्रिया। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मुझे याद है थोड़ा बहुत, लेकिन बायोलॉजी में उतना नहीं, लेकिन हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। आगे मुकुलन पाया जाता है, याद रख लेना हाइड्रा और ईस्ट, इन दोनों में ही मुकुलन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं जो हैं वो विषाणु बने होते हैं, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है।